ऐसे सर्कुलर ब्रिज कब और कैसे बनाए जाते हैं? क्यों ये पक्षी अपने शिकार को पटक पटक कर मार रहा है? क्या सच में एलईडी स्टंप्स ग्लोइंग बॉल से इंस्पायर्ड हैं? कभी सोचा है इतने बड़े जहाज में अगर ये चूहे घुस जाएं तो कितने भारी भारी नुकसान हो सकते हैं? और दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कौन सा है? ये तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। नंबर 10, कभी सोचा है इतने बड़े जहाज को छोटे छोटे चूहों से बचाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं रेड गार्ड। जब कोई शिप बंदरगाह पर रुकता है तो उसे किनारे से रोप के जरिए से बांध दिया जाता है और यही रोप चूहों के लिए हाईवे बन जाती है। वो इन्हीं रस्सियों पर चलकर सीधे जहाज के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन जहाजों में फूड स्टोर, वायर्स और इम्पोर्टेंट लगेज होता है। अगर चूहे अंदर घुस जाएं तो वो खाने को खराब कर सकते हैं, वायर्स काट सकते हैं और कई डेंजरस डिसीज भी फैला सकते हैं। इसीलिए रोप के बीच एक गोल शेप का डिवाइस लगाया जाता है। यही होता है रेड गार्ड। अब जैसे ही चूहा रोप पर चढ़ते हुए डिवाइस तक पहुंचता है, उसे पकड़ बनाने की जगह ही नहीं मिलती है। सरफेस इतना स्लीपर और चौड़ा होता है कि वो आगे क्रॉस ही नहीं कर पाता है और नीचे ही गिर जाता है। मतलब एक छोटा सा डिवाइस और पूरे जहाज को प्रोटेक्ट करता है। नंबर 9, भाई ये पक्षी दिखने में जितना अजीब लगता है, लेकिन इसे दुनिया के सबसे खतरनाक बर्ड्स में गिना जाता है। इस पक्षी का नाम है कैसोवेरी। ये उड़ नहीं सकता, लेकिन इसकी स्पीड और ताकत बहुत डेंजर होती है। ये 50 किलोमीटर पर आवर तक दौड़ सकता है, लेकिन असली खतरा इसके पैरों में छुपा है। इसके पैरों में एक बड़ा सा डेगर जैसा क्लो होता है, जो लगभग नाइफ की तरह शार्प होता है। अगर इसे खतरा महसूस होता है तो ये जंप मारकर उसी क्लो से अटैक करता है और इसकी किक इतनी पावरफुल होती है कि सीरियस इंजरीज तक हो सकती है। लेकिन ये नॉर्मली इंसानों पर अटैक नहीं करता और अगर इसे कॉर्नरिड फील हो या कोई इसके बच्चों के पास आ जाए तो ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। इसी वजह से रेन फॉरेस्ट में लोग इससे डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। नंबर 8, क्रिकेट में जो ग्लोइंग स्टंप्स और बिल्स दिखते हैं उन्हें जिंक बिल्स और एलईडी स्टंप कहा जाता है। ये आइडिया आया था ब्रॉन एकरमैन के दिमाग में। उन्होंने सोचा था कि रन आउट और स्टंपिंग जैसे क्लोज डिसीजंस को और ज्यादा क्लियर कैसे बनाया जाए। कई बार बॉल लगती है या नहीं, ये आंखों से समझना मुश्किल होता था। तभी उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाने का आइडिया दिया जो इंस्टेंट सिग्नल दे। अब ये काम कैसे करता है? हर बिल्स के अंदर माइक्रोचिप, बैटरी और अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे ही बॉल स्टंप को हिट करती है और बेल्स अपनी जगह से हटती हैं, तुरंत एलईडी लाइट फ्लैश हो जाती हैं। ये प्रोसेस बहुत मिली सेकेंड्स में होता है, जिससे एग्जैक्ट मूवमेंट कैप्चर हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ हद तक ट्रांसपेरेंट एलईडी रबड़ जैसा है, जिन्हें हिलाने या गिराने पर वो ग्लो करती हैं। और इसी को देखते हुए जिंक बॉल्स का सिस्टम एक्यूरेट किया गया। नंबर 7, ये है बोलास स्पाइडर। एक ऐसी मकड़ी जो बाकी मकड़ियों से बिल्कुल अलग तरीके से शिकार करती है। आमतौर पर मकड़ियां जाल बनाती हैं, लेकिन ये मकड़ी जाल नहीं बनाती। इसके बजाय एक सिंगल धागा बनाती है, जिसके लास्ट पॉइंट में चिपचिपा लिक्विड होता है। अब सुनो इसकी डार्क रियलिटी। ये मकड़ी खास तरह के केमिकल छोड़ती है जो कीड़ों को खास करके अट्रैक्ट करते हैं, यानी शिकार खुद इसके पास आता है। जैसे ही कीड़ा पास आता है, ये मकड़ी उस चिपचिपे धागे को रस्सी की तरह घुमाकर हवा में फेंकती है और शिकार उसी ड्रॉप में फंस जाता है। फिर मकड़ी उसे खींचकर अपने पास ले आती है और आराम से खाती है। मतलब ना ज्यादा बड़ा जाल, ना ज्यादा इंतजार। ये तरीका इतना यूनिक है कि इसे बोलास टेक्निक कहा जाता है। नंबर 6, ऐसे सर्कुलर या लूपिंग ब्रिज तब बनाए जाते हैं जब इंजीनियर्स को कम जगह में रोड का डायरेक्शन बदलना हो या हाइट को धीरे धीरे एडजस्ट करना हो। अब सोचो अगर रोड सीधी मोड़ी जाए तो गाड़ियों को शार्प टर्न लेना पड़ेगा। हाई स्पीड में ये डेंजर भी हो सकता है, इसीलिए रोड को एक बड़े सर्कल की तरह घुमाया जाता है ताकि गाड़ियाँ स्मूथ तरीके से टर्न ले सकें। लेकिन इतना बड़ा ब्रिज पानी में टिकता कैसे है? सबसे पहले समुद्र या नदी के बीच की जमीन चेक की जाती है। इंजीनियर्स स्पेशल मशीन से देखते हैं कि नीचे की मिट्टी और चट्टान कितनी मजबूत है। फिर पानी के अंदर पिलर्स लगाए जाते हैं। इन पिलर्स को इतना डीप डाला जाता है कि वेव्स, स्टॉर्म्स और भारी ट्रैफिक भी इसे हिला ना सके। उसके बाद ऊपर कर्व रोड सेक्शंस बनाए जाते हैं। हर हिस्सा पहले से ही कंप्यूटर में डिजाइन होता है, क्योंकि सर्कल का एंगल थोड़ा भी गलत हुआ तो पूरी स्ट्रक्चर बिगड़ सकती है। और नोटिस करो, ऐसे ब्रिज में रोड हल्का सा टिल्ट होता है, मतलब टर्न लेते समय गाड़ियाँ बाहर की तरफ फिसले ना। ठीक वैसे
दुबई जैसे रेसिंग ट्रैक में होता है। नंबर 5, देखो ये अपने शिकार को और पक्षियों की तरह सीधे नहीं खाता, बल्कि सबसे पहले ये उसे अपनी चोंच से पकड़ता है और फिर किसी पत्थर, पेड़ या जमीन पर बार बार से पटकता है। ऐसा करने के पीछे एक खास वजह होती है। शिकार जल्दी बेहोश हो जाए, उसकी हड्डियां टूट जाएं और उसकी स्किन भी फट जाए, जिसकी वजह से उसे निगलना आसान हो जाए, क्योंकि इस पक्षी के पास दांत नहीं होते और ना ही इतने मजबूत पंजे होते हैं जितने बाज या चील के होते हैं। इसी वजह से ये अपनी चोंच और ताकत का इस्तेमाल करता है और शिकार को कंट्रोल करता है। लेकिन इसकी सबसे शॉकिंग आदत अभी बाकी है। कई बार ये अपने शिकार को कांटों के ऊपर टांग देता है, लेकिन इसके पीछे का भी एक रीजन है, जैसे शिकार को स्टोर करके बाद में खाना और उसे पकड़कर आसानी से फाड़ना। नंबर 4, टच स्क्रीन हमारी उंगली को महसूस कैसे करता है? असल में ये किसी प्रेशर से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है। हमारी बॉडी खुद एक हल्की इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होती है। जब हम मोबाइल स्क्रीन को टच करते हैं तो स्क्रीन के अंदर मौजूद एक खास लेयर, जिसे कैपेसिटिव लेयर कहते हैं, जो हमारी उंगली के कांटेक्ट को डिटेक्ट कर लेती है। अब स्क्रीन के अंदर एक इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड फैली होती है। जैसे ही तुम अपनी उंगली लगाते हो उस फील्ड में डिस्टरबेंस आता है, मतलब जहाँ तुमने टच किया वहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज थोड़ा सा बदल जाता है। स्क्रीन के सेंसर्स इस बदलाव को तुरंत पकड़ लेते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है टैप है, स्वीप है या जूम। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, टच स्क्रीन हर चीज से काम नहीं करता। अगर तुम ग्लव्स पहन लो या कोई प्लास्टिक चीज टच करो तो कई बार स्क्रीन काम नहीं करती, क्योंकि प्लास्टिक या नॉर्मल ग्लव्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इसलिए कुछ स्पेशल ग्लव्स आते हैं जो कंडक्टिव होते हैं, ताकि सर्दियों में भी तुम फोन आराम से यूज कर सको। नंबर 3, ये हैं संतोष गोयल, जिन्होंने 1971 में इंग्लिश लिटरेचर में PhD की थी। ये एनडीए में 3 साल तक टीचर रहे। अपनी नॉलेज से कई आर्मी ऑफिसर्स तैयार किए और कुछ टाइम बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, आंखों की बीमारी हुई और वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए। 15 साल तक सर्विस पूरी नहीं हुई, इसलिए पेंशन भी नहीं मिली। एनडीए से बोल्ड आउट कर दिए गए। हालत इतनी खराब हो गई कि फूड के लिए तक स्ट्रगल करना पड़ा और ब्लाइंड होकर भीख मांगनी पड़ती है। ये आगरा के गांधी मंदिर में रहते हैं और फ्री में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। नंबर 2, आउल अपनी गर्दन लगभग पूरी पीछे तक घुमा लेता है, मतलब बिना सिर घुमाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो देखो, असल में आउल की आंखें हमारी तरह मूव नहीं करती, उनकी आईज फिक्स होती हैं। इंसानों की नेक में सिर्फ 7 बोन्स होती हैं, लेकिन आउल की गर्दन में लगभग 14 हड्डियां होती हैं, यानी 2 गुनी फ्लेक्सिबिलिटी। इसी वजह से ये अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा घुमा पाता है। लेकिन इंसानों के लिए यहाँ एक डेंजर बात आती है। अगर इंसान अपनी इतनी गर्दन घुमाने की कोशिश करे तो ब्लड वेसल्स दब सकती है और ब्रेन तक ब्लड पहुंचना रुक सकता है। तो आउल के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? देखो, आउल की नेक में ब्लड वेसल्स के आसपास एक्स्ट्रा स्पेस होता है और कुछ वेसल्स ऐसी होती हैं जो ब्लड को अपने अंदर समा कर रखती हैं। मतलब गर्दन घूमने पर भी उसके ब्रेन तक लगातार ब्लड पहुंचता रहता है और यही वजह है कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के इतनी तेजी से चारों तरफ देख सकता है। नंबर 1, सेंडरलिंग नाम का ये पक्षी, ये अधिकतर समुद्र के किनारों पर इधर उधर भागता रहता है और खासकर लहरों के साथ दौड़ता है। जैसे ही पानी आगे आता है ये पीछे भागता है और जैसे ही पानी पीछे जाता है ये उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। अब सवाल ये है, ये ऐसा करता क्यों है? असल में इसका रीजन है खाना। जब लहरें किनारे पर आती हैं तो वो रेत के अंदर छुपे छोटे छोटे कीड़े और लार्वास को बाहर ले आती हैं। जैसे ही पानी पीछे हटता है वो सब सरफेस पर रह जाते हैं और सेंडरलिंग उसी समय तेजी से दौड़कर उन्हें पकड़कर खा जाता है। और अगर ये वाली वीडियो मिस कर रहे हो तो मिलते हैं इसी वीडियो में, आ जाओ फिर जल्दी से।